Stay away from my daughter. अबे बुड्ढे। You are so talented, blessed. But even say beautiful. गांड दे दो। मूत पिएगा मेरा? मैं मुंह में लूं? मूवी के शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो एक कपड़े की दुकान के बाहर खड़ा एक म्यूजिशियन के ड्रेस को देख रहा था, क्योंकि इसके पास इस ड्रेस को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, बिल्कुल मेरी तरह। इसका बाप एक ट्रेलर था जो सिर्फ आंखों से ही लोगों के कपड़े के नाप ले सकता था। ओ जी, मैं ब्लाउज देख के ब्रा का साइज बता देता हूँ और पतलून देख के कच्छे का। इसका बाप एक रईस आदमी के नाप लेने जाता है, तो ये लड़का उस आदमी की बेटी के साथ टांका फिट कर रहा था। तो उस रईस आदमी को पता चल जाता है उस लड़के का नाम चैरिटी था। इतनी सख्ती के बावजूद भी चैरिटी उस लड़के से मिलने आती है, तो लड़का उसे झाड़ियों में ले जाता है। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। रईस आदमी जानता था कि उस लड़के का कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए वो अपनी बेटी को बोर्डिंग स्कूल भेज जाता है। लेकिन ये हरामी फिर भी नहीं मानता और चैरिटी को लेटर्स भेजने लगता है। तो इसी तरह कई साल गुजर रहते हैं और अब वो लड़का वोल्वरिन बन चुका था। वो चैरिटी के हाथ मांगने उसके रईस बाप के पास जाता है, तो उसका बाप हाथ तो खैर चैरिटी को ही दे देता है, वो भी बिना शादी के। अब कुछ अरसे के बाद चैरिटी का मम्मा भी भूल जाता है और उसके 2 बेटियां होती है। वोल्वरिन एक ऑफिस में काम करता था, लेकिन वो ऑफिस डूब जाता है और सारे मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। वोल्वरिन के अंदर बहुत जोश था और वो बहुत बड़ा मिलियनर बनना चाहता था, इसलिए अब वो लोन लेकर एक म्यूजियम को भाड़े में लेता है और उसके टिकट्स लोगों में बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी इसकी फजूल म्यूजियम में पैसा खर्च नहीं करता। रात को वोल्वरिन मायूस होकर घर आता है, तो इसकी बेटियां कहती हैं कि आपको अपने म्यूजियम में तब्दीली करनी होगी, कि लोग बेजान चीजों से ज्यादा जिंदा चीजों को देखने के लिए आते हैं। बात तो सही है। वोल्वरिन को भी ये बात सुनकर एक आइडिया आता है और अब वो ऐसे लोगों को ढूंढने लगता है जो नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग थे। सबसे पहले तो ये एक औरत के घर जाता है जिसका बेटा 22 साल का था, लेकिन उसकी हाइट 2 फुट थी। फिर एक और औरत के पास जाता है जिसकी दाढ़ी भी थी। वो ऐसे कई और यूनिक लोगों को अपने साथ अपनी टीम में शामिल करता है जो नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग थे। और अब वोल्वरिन उन सब के साथ एक शो करने लगता है। पहले तो वो सब भी लोगों के सामने आने से डर रहे थे, लेकिन फिर वो भी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और सबके सामने परफॉर्म करने लगते हैं। लोगों को भी इनका शो बहुत पसंद आता है। थोड़े अरसे में ही इनका शो हाउसफुल हो रहा था, जिसकी वजह से अब टिकट्स भी कम पड़ रहे थे। लेकिन इसकी इस कामयाबी से कुछ लोग जल भी रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि यह सब यूनिक लोग इस सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं है। लेकिन वोल्वरिन उन लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो खुद भी एक म्यूटेंट है। अब वोल्वरिन के पास इतना पैसा आ गया था कि वो अपना खुद का एक घर ले लेता है और अब इनकी जिंदगी बहुत खुशी से और आराम से गुजरने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी पर खत्म हो जाती है। सॉरी वोल्वरिन अब ज़ैक एफ्रॉन से मिलता है, क्योंकि वो भी एक शो करता था, इसलिए वोल्वरिन उसको अपनी टीम में शामिल होने का कहता है। फिर तो वो थोड़ा दबाव करता है, फिर वो वोल्वरिन के साथ 10% प्रॉफिट पर मान जाता है। अब वोल्वरिन उसे अपनी टीम से मिलवाता है, जिसमें स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड एमजे भी थी। रोना मत, तुम रोगे तो हम हंसेंगे। एमजे को देखते ही ज़ैक एफ्रॉन अब पहले ही नजर में दिल हार बिछाता है और अब वो फ्री में भी काम करने पर राजी हो जाता है। अच्छा बात नहीं है। लेकिन वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं इनके शो के खिलाफ, क्योंकि इनकी वजह से कई लोगों के धंधे बंद हो गए थे। लेकिन अब वोल्वरिन को ऐसा करना था कि सारे लोग इनके शोज के खिलाफ होने के बजाय इनके शोज की हिमायत करें। तब वोल्वरिन और उसके क्रू मेंबर को क्वीन विक्टोरिया अपने महल बुलाती है, क्योंकि इनका चर्चा हर तरफ हो रहा था। वोल्वरिन अपने क्रू मेंबर के साथ जाकर क्वीन से मिलता है और क्वीन को भी इनका क्रू काफी पसंद आता है। लेकिन अब भी ज़ैक की गंदी नजर सिर्फ एमजे पर थी। अब वहाँ वोल्वरिन की मुलाकात एक सिंगर से होती है जिसका नाम जेनी था। वो सिंगर वोल्वरिन को देखती है, उस पर फिदा हो जाती है, क्योंकि अपने वोल्वरिन चचा हैंडसम ही इतना है। वोल्वरिन जेनी से कहता है कि हमारे साथ सिर्फ एक शो करो और पसंद आए तो पैसे वापस। तो जेनी भी मान जाती है और ये सब वापस जाकर एक शो कराते हैं, जिसकी मेन लीड जेनी थी, जो बगैर मार्क के सबके सामने जाकर गाना गाने लगती है कि मेरी भी कभी कोई जीएफ बनेगी। नो, नेवर, नेवर हैव आई एवर। क्या मेरे चैनल में भी कभी व्यूज आएगा? क्या मेरा कभी कड़ा होगा? खैर जेनी की परफॉर्मेंस देखकर वहाँ मौजूद कई लोगों का और वोल्वरिन के आंखों में भी खुशी के आंसू निकल जाते हैं और अब वोल्वरिन का यह शो बहुत कामयाब हो जाता है। और इसी खुशी में वोल्वरिन एक पार्टी रखता है, जिसमें उन लोगों को भी बुलाता है जो हमेशा उसके शो को बुरा कहते थे। अब वहाँ वोल्वरिन के क्रू मेंबर्स भी आते हैं, लेकिन वोल्वरिन उस सबको पार्टी में आने नहीं देता और कहता है कि 4 लोगों में मेरी इज्जत है, क्यों उसे खराब करना चाहते हो, जाओ और कहीं और पार्टी करो। इतना एहसान फरामोश आदमी है ये, इन सब की वजह से ये इतना कामयाब हुआ है। और अब पैसे आते ही इसका रंग बदल गया। खैर अब क्रू मेंबर्स नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं और डांस करने के लगते हैं। इसके लिरिक्स में वो वोल्वरिन की माँ बहन एक कर रहे थे। तेरी गांड में डंडा दे, तेरी गांड
दूसरी तरफ वुल्वरीन ने जेनी के साथ कई और शोज बुक किए थे और इन शोज का एडवांस उसने पहले से जेनी को दिया था। जैक उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि अगर क्रू मेंबर्स को छोड़कर सिर्फ एक के पीछे जाओगे तो बहुत पछताओगे, लेकिन वुल्वरीन उसकी बात नहीं सुनता और जेनी के साथ शो करने चला जाता है और यहाँ के शोज की सारी जिम्मेदारी जैक के मजबूत कंधे पर डाल देता है। अब इस शो को देखने के लिए जैक के पेरेंट्स भी आए थे और जैक उन्हें एमजे से मिलवाता है और कहता है कि वो एमजे को पसंद करता है, लेकिन जैक के पेरेंट्स एमजे का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से एमजे नाराज होकर चली जाती है। जैक एमजे के पीछे जाता है और 10 मिनट करना का कर उसे मना लेता है। दूसरी तरफ वुल्वरीन जेनी के साथ कई शोज करता है जो बहुत कामयाब रहते हैं, लेकिन जेनी के कुछ और इरादे थे। एक बार मौका मिलकर वो वुल्वरीन पर लाइन मारने लगती है और उसे अपने साथ 69 खेलने को कहती है, केला खाने का तेरे को, ये शाम तेरा केला दे। लेकिन अपने वुल्वरीन अपनी बीवी से बहुत लॉयल था, इसलिए वो मना करता है। इसलिए जेनी को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो अगले शो में मूड देती है और सबके सामने वुल्वरीन को किस करके वो सब कुछ छोड़कर चली जाती है। क्या नजारा है। दूसरी तरफ कुछ फसादी लोग जो वुल्वरीन के शो के खिलाफ थे वो क्रू मेंबर से लड़ाई करने लगते हैं और आखिर में वुल्वरीन के सर्कस को आग लगा देते हैं जिसमें ये सब शोज करते थे। वुल्वरीन भी वहाँ पर पहुंच जाता है। इसके सारे क्रू मेंबर्स सेफ्टी बाहर आ जाते हैं, लेकिन जैक अंदर फंस गया था, इसलिए वुल्वरीन खुद जाकर उसे बाहर निकाल लेता है। लेकिन ये अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था क्योंकि उसने अपने सारे पैसे जेनी के शोज पर लगाए थे और अब इसका सर्कस भी जल कर राख हो चुका था। वुल्वरीन की बीवी चैरिटी को जेनी के उस केस के बारे में पता चलता है, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर अपने माँ बाप के घर चली जाती है। अब वुल्वरीन पूरी तरह कंगाल हो गया था क्योंकि इसने जेनी के शोज के लिए बैंक से बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया था, इसलिए बदले में बैंक वालों ने इसका घर हड़प लिया था। अब वुल्वरीन अपनी जिंदगी से बेजार होकर एक बार में जाता है और वहाँ उधार की दारू पीने लगता है कि तभी डेडपूल आकर उससे कहता है ये तो कोई और एक स्क्रिप्ट है, सॉरी कि तभी वहाँ जैक और इसके क्रू मेंबर्स आते हैं और कहते हैं कि सब लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारी एक पहचान बन गई है और सारे लोग हमें इज्जत देने लगे और हम चाहते हैं कि तुम फिर से शौक शुरू करो कि उसी से हमारी और तुम्हारी रोजी रोटी चलती थी। पहले तो वुल्वरीन बहुत भाव खाता है, फिर उसके क्रू मेंबर्स डांस करके उसे मना लेते हैं। अब वुल्वरीन अपनी बीवी के पास जाता है और उससे माफी मांग कर घर ले आता है क्योंकि आखिर कब तक ये बेचारा अपने हाथ से गुजारा करे। अब वुल्वरीन फिर से शो शुरू करना चाहता था, लेकिन कोई बैंक उसे लोन नहीं देना चाहते थे। तब जैक कहता है कि मेरे पास 2 BMW, 2 फरारी और एक प्राइवेट जेट भी है और अगर तुम कहो तो उनमें से कोई एक बेच दूं ताकि शो के लिए पैसे जमा हो सके, लेकिन कमाई में मुझे 50% प्रॉफिट चाहिए। वुल्वरीन भी मजबूर था, इसलिए वो इसकी बात मान जाता है। अब ऐसे फिर से शो शुरू करते हैं और इनके मुजरे को देखने के लिए बहुत सारे लोग आने लगते हैं, इसी वजह से ऐसे फिर से मशहूर होने लगते हैं। वुल्वरीन भी अब इंसान बन चुका था, इसलिए अब वो पैसे कमाने के साथ साथ अपनी फैमिली को भी टाइम देने लगता है, जिसकी वजह से इन लोगों की जिंदगी खुशी से गुजरने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।